ओके गाइस, तो अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर आपका 4th है। आपके बुक में चैप्टर का नाम, चैप्टर का ऑर्डर कुछ और हो सकता है, आप देख लीजिएगा। चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, इससे पहले हम मोशन पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मोशन, कि मोशन क्यों होती है। एंड देन मैंने आपको सिखाया था कि ग्रेविटी का फोर्स क्या होता है। उसके बाद हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा। इसके बाद हम एक नया कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं और वो नया कंसेप्ट है आपका वर्क डन। ठीक है, वर्क एंड एनर्जी। देखिए, वर्क जो होता है फिजिक्स में दो क्वांटिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं आपको अभी बता देता हूँ। पहली क्वांटिटी होती है वर्क डन और दूसरी क्वांटिटी होती है आपकी एंगुलर मोमेंटम। वर्क डन को आप फिर से 11वीं क्लास में पढ़ेंगे और एंगुलर मोमेंटम को भी आप 11वीं क्लास में ही पढ़ेंगे। तो ये दोनों जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, ये फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। आप जब हायर एजुकेशन करेंगे तब आपको पता चलेगा दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो इनका जो कंसेप्ट है वो समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है आपके लिए। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वर्क का। ठीक है, तो वर्क है क्या? अगर हम डेली रूटीन की लाइफ में देखें तो डेली रूटीन की लाइफ में क्या होता है, आप कोई आदमी पढ़ रहा है कि नहीं, तो आप क्या कहेंगे कि वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, पढ़ाई का काम कर रहा है। कोई किसान अपने खेतों को जोत रहा है तो आप कहेंगे कि जो किसान है खेतों में बहुत ज़्यादा काम करता है कि नहीं। या आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, अपना कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, तो आप घर वालों से कहते हैं कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ, बहुत बिजी हूँ। ठीक है, आप मुझे डिस्टर्ब मत करिए। तो वो आपका वर्क है डेली रूटीन की लाइफ में। तो ये जो वर्क आप इस तरह से डिफाइन करते हैं डेली रूटीन की लाइफ में, इसका फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो वर्क होता है उससे कोई लेना देना नहीं है। आप ध्यान रखेंगे, दी वर्क डन इन फिजिक्स, दिस इज साइंटिफिक वर्क डन, एंड दी वर्क डन विच इज वी यूज इन आवर डेली लाइफ, दिस इज एंटायरली डिफरेंट। वर्क डन जो होता है बुक साइंटिफिकली, वो डेली की लाइफ की जो हम वर्क डन डिफाइन करते हैं उससे एकदम से अलग है। उसके बाद एक टॉपिक और है आपका एनर्जी। इसे भी हमने समझ लेते हैं कि वर्क डन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, एनर्जी जो होती है डेली रूटीन की लाइफ की एनर्जी और जो फिजिक्स की एनर्जी है वो आपकी मैच करती हैं, उनमें कनेक्शन है। जो पावर होती है डेली रूटीन की लाइफ की, फिजिक्स की जो पावर है दैट इज द स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। लेकिन डेली रूटीन की लाइफ का वर्डन, उसका डेली रूटीन की लाइफ फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो वर्डन है वो उससे कोई लेना देना नहीं है। दे आर टू एंटायरली डिफरेंट थिंग्स। कैसे एनर्जी का लेना देना कैसे है कि वर्क करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। आप फिजिक्स में वर्क करेंगे तब भी आपको एनर्जी चाहिए, आप डेली रूटीन की लाइफ का वर्क करेंगे उसके लिए भी आपको एनर्जी चाहिए, है कि नहीं। जैसे आप कहें, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कोई किसान है वो खेत को जोत रहा है तो वहाँ वर्क कर रहा है। हमारा डेली रूटीन की लाइफ वाली वर्क की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसे क्या एनर्जी चाहिए, वो खाना खाएगा, उससे उसे क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, तभी तो कुछ वर्क कर पाएगा। आप स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, अपना अभी मैं बता रहा था आप अपना प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या है, खाना खाना है, उससे आपको क्या एनर्जी मिलती है। कुछ एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो वर्क करते हैं, है कि नहीं। जैसे डॉग्स होते हैं, रात को चौकीदारी करते हैं, या घोड़ा होता है उसे गाड़ी को खींचना होता है, समझ पा रहे हैं, वो भी वर्क करता है। अच्छा, घोड़े का जो वर्क होता है वो आपका साइंटिफिक है। ठीक है, वो घोड़ा जो होता है वो गाड़ी को खींचने में वाकई में वर्क करता है, तो उसे भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो वर्क आप चाहे डेली रूटीन की लाइफ का वर्क करें या साइंस वाला वर्क करें, एनर्जी दोनों के लिए ही रिक्वायर होती है। ठीक है, तो एनर्जी का कंसेप्ट होता है जो डेली रूटीन की लाइफ में वही आपका साइंस में, लेकिन वर्क जो है वो एकदम से डिफरेंट है। तो पहली जो हेडिंग है आपकी वर्क, उसमें आपको कुछ ज़्यादा लिखना नहीं है। दूसरी आपकी जो हेडिंग है एनसीईआरटी बुक में वो है वर्किंग हार्ड।
ठीक है, तो पहली हेडिंग थी, पहले मैं उसे लिख देता हूँ। पहली हेडिंग थी आपकी वर्क, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया और अभी इसका हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। दूसरी हेडिंग है आपकी वर्किंग हार्ड बट नो वर्क डन। इस लाइन का क्या मतलब है कि हम काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं लेकिन कोई काम नहीं बन रहा, कोई वर्क ही नहीं हो रहा। तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि अगर, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप अपने प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं और आपको वर्क करते करते 2 घंटे हो गए, तो बेशक आपको प्रोजेक्ट बनाते बनाते 2 घंटे हो गए, आपको पसीना आ गया बिल्कुल मेरी तरह, तो आप कोई वर्क नहीं कर रहे, फिजिक्स के अकॉर्डिंग आपका वर्क कितना होगा, दैट इज 0। एक वेट लिफ्टर है, ठीक है, सपोज कहीं उसने एक वेट को उठाया, ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, बस पकड़ के रखा हुआ है। अब उस पकड़ के रखे हुए को वो 1 घंटे रखे, 2 घंटे रखे, अगर वो उसे ऐसा पकड़ के रखा हुआ है तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग साइंटिफिकली जो बर्डन होगा दैट इज़ 0। अब ये अलग बात है कि उसे पकड़े पकड़े उसे गोल्ड मेडल मिल जाए ओलंपिक में, लेकिन हम फिजिक्स में उसे बर्डन नहीं देंगे। तो उस पर हम क्या कहेंगे, उसे बर्डन कितना किया है, 0। तो जो वर्डन होता है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उसे डेली रूटीन की लाइफ जो वर्डन है इट इज़ एंटायरली डिफरेंट। एक दीवार है, आप उस दीवार पर फोर्स लगा रहे हैं, आप फोर्स लगाते रहिए, आप परेशान हो जाएंगे, थक जाएंगे, पूरी एनर्जी आप अपनी कंज्यूम कर देंगे, जो भी आपने खाया पिया था सारी एनर्जी आपकी उसमें लग जाएगी। लेकिन हम फिजिक्स में क्या कहेंगे कि वर्डन कितना हुआ आपका, 0। ठीक है, तो ये हेडिंग का मतलब यही था, इसमें और कुछ लिखना नहीं है। नेक्स्ट आपका साइंटिफिक कंसेप्ट ऑफ वर्क। कि साइंटिफिक कंसेप्ट ऑफ वर्डन क्या होता है, मतलब साइंस में वर्डन क्या है, डेली रूटीन की लाइफ में वर्डन क्या है, ये तो आपने देख लिया। अब साइंटिफिक वर्डन क्या होता है इसे समझिए। जैसे मान लीजिए एक टेबल है, ठीक है, और इस टेबल पे एक पत्थर का टुकड़ा रखा हुआ है। आपने क्या किया, आपने इस पर फोर्स लगाया और जो पत्थर का टुकड़ा था वो यहाँ से यहाँ आ गया, तो इसमें क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को हम एस लिख देते या डी भी लिख सकते हैं, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो हम कहेंगे कि वर्डन हुआ। 10-12। या एक ऑब्जेक्ट है, इस तरह से आपने पकड़ के रखा हुआ है, आप इसे छोड़ दीजिए तो ये किधर चलेगा, नीचे। तो कौन चलेगा नीचे, क्यों, नीचे क्या लग रहा है, ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, और इसके साथ इसमें क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हम क्या कहेंगे, इस पर वर्डन हुआ। तो अकॉर्डिंग टू साइंस, जो साइंटिफिक वे है वर्डन डिफाइन करने का, साइंस ये कहती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर वर्डन केवल तभी होगा जब उस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लग रहा होगा और उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये वर्ड आप कंपलसरी है यूज़ करेंगे। तब हम क्या कहते हैं, तब हम डिफाइन करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट पर क्या हुआ है, आपका वर्डन हुआ है। ठीक है, तो वर्डन के लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, फोर्स और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एक चीज़ और होती है आपकी, वो है थीटा, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, मैं उसे आगे डिफाइन करूंगा। फिलहाल वर्डन यही होगा, फोर्स आप अप्लाई करेंगे और डिस्प्लेसमेंट होगा फोर्स की डायरेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट हम अब इसका फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं। इन हेडिंग्स में बस आप कुछ नहीं लिखना, बस थोड़ा सा समझना था कि वर्डन का फॉर्मूला क्या होता है। वर्डन बाय दी कांस्टेंट फोर्स। देखिए ये वर्ड कांस्टेंट है, यहाँ थोड़ा सा फोकस करेंगे आप लोग। आप देखेंगे ये वर्ड कि अगर फोर्स होता तो क्या काम नहीं चलता, काम तो तब भी चलता, लेकिन बुक में दिया हुआ कांस्टेंट फोर्स अगर दिया हुआ तो इसका एक पर्टिकुलर रीजन भी होगा। रीजन ये है, सबसे पहले हम कांस्टेंट लिख क्यों दिए, हम कांस्टेंट इसलिए लिख दिए क्योंकि आप यहाँ जो फोर्स पढ़ रहे हैं वो कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन फोर्स हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता। समझ पा रहे हैं, यहाँ जो फोर्स पढ़े जा रहे हैं वो कांस्टेंट ही होगा, जबकि फोर्स हमेशा कांस्टेंट नहीं होता। इसी वजह से हमने वर्ड कांस्टेंट लिखा है। अब मैं आपको बता दूँ कांस्टेंट फोर्स होता क्या है। तो हम एक ऐसे फोर्स को कांस्टेंट फोर्स कहेंगे
जिस फोर्स से आप वर्णन करने जा रहे हैं तो वो जो फोर्स है ना, ऑब्जेक्ट या डिस्प्लेस हो तो फोर्स चेंज नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर चले, सॉरी 1 मीटर चले, 2 मीटर चले, वो फोर्स कैसा रहना चाहिए, सेम। अगर वो फोर्स सेम रहता है तो उस सिचुएशन में हम कहेंगे फोर्स कैसा, आपका कांस्टेंट। लेकिन ऑब्जेक्ट के मूव करने के साथ अगर वो फोर्स चेंज हो रहा है, कम हो रहा हो या बढ़ रहा हो, तो ऐसे फोर्स को बोला जाता है वेरिएबल फोर्स। मतलब वेरिएबल का मतलब समझते हैं, वेरिएशन, और इसमें चेंजेस आ रहे हों, तो ऐसे फोर्स को बोला जाता है वेरिएबल फोर्स। तो ये फोर्स आपको नहीं पढ़ना है 9th क्लास में, या आप 11th क्लास में जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे फोर्स को कांस्टेंट फोर्स कहा जाएगा, जिसके अंडर में आप वर्डन करें तो जो फोर्स है वो ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग चेंज ना हो। तो आप शायद इसे लिख लें, ठीक है। मैं अलग से आपको सिर्फ कांस्टेंट फोर्स के बारे में बता रहा हूँ, तो आप इसे लिख लीजिए। क्या होता है कांस्टेंट फोर्स, इफ द फोर्स डज नॉट चेंज according to the displacement of the object, the displacement of the object, then it is called constant force, ठीक है। तो हम एक ऐसे फोर्स को कांस्टेंट फोर्स कहेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट या कुछ भी हो, फोर्स चेंज नहीं होगा। जैसे मैं आपसे कहूँगा मैंने इसे यहाँ से गिरा दिया, तो इस पर पहले बताइए कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटी का फोर्स लगेगा। कितना लगेगा, mg, इसका मास, और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 9.8 होता है, तो इसका मास फिक्स है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन फिक्स है, तो फोर्स जो नीचे की तरफ लगेगा कैसा, फिक्स है। अगर मैं इसे यहाँ से भी फेंकता, अगर मैं यहाँ से फेंकूंगा तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, ज़्यादा होगा, फोर्स कितना लगेगा mg। यहाँ से फेंकूंगा डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा कम होगा, लेकिन फोर्स कितना रहेगा mg, क्योंकि m और g कैसे रहेंगे, सेम। यहाँ से फेंकूंगा और ऊपर से, शायद आपको ना दिख पा रही हो लेकिन इसकी हाइट मैंने बढ़ा दी, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, ज़्यादा होगा, लेकिन फोर्स अभी कितना है, mg है कि नहीं। तो ग्रेविटी का जो फोर्स होता है 9th क्लास में आप यहाँ ये मानेंगे कि अर्थ की रेडियस के अलावा आधे तक ये कांस्टेंट रहता है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को वहाँ से गिराते हैं तो फोर्स में कोई चेंज नहीं आएंगे, चाहे डिस्प्लेसमेंट चेंज होता रहे। तो इसलिए mg कैसा फोर्स माना जा सकता है, कांस्टेंट फोर्स माना जा सकता है, ठीक है। या फिर मैं, एक ऑब्जेक्ट है, मैं उस पर एक फोर्स लगा रहा हूँ, तो मेरी बॉडी में जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी है ना, मैं उससे फोर्स लगा सकूँ। अब ये चल रहा है तो मैं जो फोर्स लगा सकता हूँ तो मेरी एक मैक्सिमम कैपेसिटी है जिसमें मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो मेरे फोर्स में कोई चेंज नहीं आएंगे। ये 10 सेंटीमीटर चले, 20 सेंटीमीटर चले, 1 मीटर चले, मतलब 100 सेंटीमीटर चले, तो जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ वो तो सेम ही रहेगा। तो मेरा फोर्स भी कैसा माना जाएगा, कांस्टेंट फोर्स माना जाएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे वेरिएबल फोर्स का भी एग्जाम्पल बता दीजिए। तो वेरिएबल फोर्स भी समझ लीजिए कि स्प्रिंग है, आप एक स्प्रिंग को खींचिए, तो जब स्प्रिंग खिंचती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जब स्प्रिंग खिंचती है, डिस्प्लेसमेंट होगा, तो फोर्स आप लगा रहे हैं तो आप अगर फील करेंगे कि स्प्रिंग को स्टार्टिंग में खींचने में थोड़ा कम फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन जैसे वो खिंच जाती है उसके बाद और खींचने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, फिर और खींचने के और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो उसमें हम जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट चाहते हैं आपको फोर्स उतना ही ज़्यादा लगाना पड़ता है। जैसे आपको ये पता चलता है कि जो फोर्स है वो किसका फंक्शन है, वो किस पर डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पर। इसी वजह से फोर्स कैसा हो जाएगा, वेरिएबल। जो हमें यहाँ कैसा फोर्स पढ़ना है, केवल कांस्टेंट, ठीक है। तो ये होता है कांस्टेंट फोर्स। तो बर्डन क्या होता है, तो अभी मैंने आपको बताया कि बर्डन केवल तब हो सकता है जब क्या हो, ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा हो और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो फोर्स की डायरेक्शन में। तो आप बताइए जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, अभी मैं आपको बता रहा था जो पत्थर का टुकड़ा है टेबल पर रखा हुआ, आपने फोर्स लगाया, आप फोर्स लगा के ये यहाँ तक आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर मैं फोर्स को बढ़ा दूँ तो ये और दूर तक जाएगा। तो वर्डन बताइए कैसा होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, तो बिल्कुल ऑब्वियस है वर्डन कैसा होगा, ज़्यादा। तो वर्डन फोर्स पर भी डिपेंड करता है, डिस्प्लेस पे डिपेंड करता है और डायरेक्टली करता है। जितने ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा वर्डन, जितने ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट उतने ज़्यादा क्या होगा आपका वर्डन। तो वर्डन सीधा क्या रहा, सीधा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट, इसी को हम क्या बोलेंगे, आपका वर्डन, ठीक है। देखिए अब मैं वर्क की डेफिनेशन लिख रहा हूँ।
when we apply the force on the object and the object is moved, is displaced in the direction of force, then the product of force and displacement of the object is called work done by the force। तो आप ध्यान रखेंगे वर्क डन क्या होगा, वर्क डन हमेशा बाय द फोर्स होता है। फोर्स क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क डन करता है, ठीक है। सपोज the force applied is F, जो ऑब्जेक्ट में आपने फोर्स लगाया कितना लगाया F, and the displacement is S, and the displacement of the object is S, then the work by the force on the object। एक एक लाइन को आप ध्यान से समझेंगे। वर्क डन बाय द फोर्स होगा ऑन द ऑब्जेक्ट, और कितना होगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये होगा आपका वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। तो ये कांस्टेंट फोर्स से वर्क डन का ये फॉर्मूला होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके गाइस, तो इसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।